जय हिंद साथियों। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज इस वीडियो में हम कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नाम नहीं देखें तो ये है नाम, इधर है अम्ल क्षारक एवं लवण। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, और नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हैं तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला, अब चैप्टर का नाम अम्ल क्षारक लवण था, तो पहले वही समझ लेते हैं होते क्या है। देखिए, जो अम्ल होता है एसिड, ये बना है एसिडस वर्ड से। इससे बना है एसिडस वर्ड, और एसिडस का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा, यानी कि सॉर। ठीक, यानी जो भी स्वाद में खट्टे हो क्या कहलाएंगे? अम्ल। अच्छा, लिटमस पेपर के रिलेशन में देखें तो ये क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जली विलयन में ये H प्लस आयन देता है। H प्लस आयन, या कह लीजिए H3O प्लस आयन, या हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन। तो ये दो तरह का होता है अम्ल, एक तो प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल यानी जो जल्दी से आयनित हो जाए, या कह दीजिए पूरी तरह अपने आयनों में टूट जाए, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। दुर्बल अम्ल यानी जो पूरी तरह से आयनों में ना टूटे। एग्जाम्पल में है एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। अब एक आ जाता है सांद्र और तनु। सांद्र का मतलब सीधा समझिए गाढ़ा, तनु का मतलब समझिए पतला। यानी जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो वो कहलाएगा सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो वो कहलाएगा तनु अम्ल। जब दो विलयन की तुलना की जाए तब ये बताया जाएगा, जो गाढ़ा रहेगा सांद्र, जो पतला रहेगा वो तनु। आगे बढ़ते हैं। क्षारक यानी बेस, ये क्या होता है? तो वो स्वाद में खट्टा था अम्ल, ये स्वाद में कड़वा होगा, और तो ये लाल लिटमस को कन्वर्ट कर देगा नीले में, और इसका जली विलयन बनाएंगे तो OH माइनस आयन देगा। OH माइनस आयन का नाम क्या है? हाइड्रॉक्सिल आयन। अब ये भी दो तरह का होगा, प्रबल जो पूरी तरह से आयनों में टूट जाए, दुर्बल जो पूरी तरह से आयनों में ना टूटे। तो प्रबल में आएगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। दुर्बल क्षारक में है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड NH4OH। अब एक हेडिंग आ जाता है क्षार। देखिए, क्षारक और क्षार दूसरे दूसरे होते हैं। तो क्षार यानी एल्कली, तो जो भी क्षारक जल में घुल जाए उसी को कहेंगे क्षार। ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए क्या कहलाएंगे? क्षार। जैसे साबुन, कपड़िया साबुन घुल जाता है, नहाए वाला साबुन, तो वो सब किस में आ जाएंगे? क्षार में। लवण क्या होता है? तो इसको हम बहुत डिटेल से समझेंगे, तो एक हेडिंग यही अच्छा है। चलो यही समझ ले क्या आगे? चलो यही फिलहाल जान लेते हैं। जब भी अम्ल और क्षार मिलते हैं तो ये लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल। तो उदासीनीकरण क्रिया है उसको देखेंगे। एग्जाम्पल में NaCl, KCl। सूचक क्या होता है? सूचक मतलब जो किसी चीज की सूचना दे। जैसे बाइक को चलाते हो तो उसमें इंडिकेटर लगा रहता है। अब इधर वाला राइट का इंडिकेटर जलने लगा, लप लुप करने लगा, तो पीछे वाला समझ जाता है कि तुम राइट की तरफ मुड़ोगे। अब वो पीछे कोई लड़की है तो वो पता नहीं समझेगी कि नहीं समझेगी, या फिर आगे जलाने वाली कोई महिला है, दी है लेफ्ट का इंडिकेटर, लेफ्ट का इंडिकेटर, चली जाएगी राइट में, उसका कुछ छोड़ो, जाने दो, इधर आओ तो यानी जो किसी की सूचना दे वो क्या कहलाता है? सूचक। तीन तरह के सूचक होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है प्राकृतिक सूचक, यानी जो प्रकृति में पाए जाए, जैसे पौधों में पाए जाते हैं। तो लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया फूल, ये हल्दी, ये सब क्या आ जाते हैं? प्राकृतिक। कृत्रिम या कह लो संश्लेषित सूचक, यानी जो रासायनिक पदार्थ के होते हैं, जैसे मेथिल आयरन, फिनाफ्थलीन। और तीसरा जो है वो है गंधीय सूचक, जो महक से बताया जाएगा। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। प्याज, लौंग, तो ये सब बदल जाता है। अब अच्छा, इसी को थोड़ा और तनिक डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक सूचक यानी लिटमस को देखेंगे तो ये अगर कहीं पर लाल हो गया तो इसका मतलब कि वो क्या है? जैसे ही अम्ल के संपर्क में आएगा तो ये कैसा हो जाएगा? लाल। क्षार के समझ में आएगा नीला। और ये जो गोभी का, पत्ता गोभी का रस है, ये अम्ल के संपर्क में लाल, और इधर क्षार के संबंध में हरा। हल्दी का देख लेते हैं। हल्दी अम्ल में रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन क्षार में आएगा तो लाल हो जाएगा। ठीक, कैसा हो जाएगा? लाल। तो इस तरह से ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण, उधर जो देखे थे भौतिक गुण था, रासायनिक गुण यानी किससे किससे क्रिया करेगा। तो देखिए पहला देखते हैं ये धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ में अम्ल अगर धातु से क्रिया करता है तो ये बनाता है लवण और हाइड्रोजन। क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन। देखिए HCl है, जिंक से क्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बना दिया है। यही केस क्षार में भी होगा। अगर क्षार धातु से क्रिया करेगी लवण और हाइड्रोजन बनाएगी। NaOH है, जिंक से क्रिया करके सोडियम जिंकेट बना लिया और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। अच्छा, यहाँ एक है हाइड्रोजन का टेस्ट करने के लिए पॉप टेस्ट। इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन गैस जहां भी निकलती है परख नली के मुख पर, जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो भप भप दे करके बुझ जाएगी, यानी पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं, अगला क्या है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। तो धातु जब भी अम्ल जब भी कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो याद रखिएगा लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा। इधर रिएक्शन दिया गया है। ठीक, अच्छा यही अगर देखेंगे क्षार का तो ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कोई अपक्रिया नहीं करता। ये है देखो, सोडियम कार्बोनेट के साथ किया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किया। हिंदी लिखना रहेगा, क्या लिखेंगे, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। लिख देना इसी तरह से। आगे की तरफ, चूने के पानी का टेस्ट, यानी इसमें जो उत्पादित CO2 है चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे तो दुधिया हो जाता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस और CO2, ये दुधिया होकर CaCO3 बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यही है चूना का पानी। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पे जो CO3 है प्लस H2O प्लस CO2, तो ये बना लेता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जल में घुलनशील रहता है ये। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला देखो, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर क्रिया, दोनों आपस में क्रिया करेंगे। तो याद रखिए जब भी अम्ल और क्षारक क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा, यानी जब अम्ल क्षारक से क्रिया करके लवण और जल बनाता है तो ये सब क्रिया कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है, ये लिखा गया है। एग्जाम्पल में देख रहे हैं NaOH HCl, ये क्षार है, ये अम्ल है, दोनों मिलके NaCl यानी नमक बना लिए और जल बना लिए। तो याद रखिएगा जब भी प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक क्रिया करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा अम्लीय लवण। लवण जो बनेगा वो कैसा रहेगा? अम्लीय। जब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक क्रिया करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्षारीय लवण रहता है, और अगर प्रबल है तो केवल लवण रहेगा नॉर्मली। देखो प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक तो उदासीन लवण, और इधर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक तो ये भी बना लेगा उदासीन लवण। आगे बढ़े, रिकॉर्ड हो रहा है ना? बहुत सही, चलिए अगला देखते हैं, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। तो जो भी धातु ऑक्साइड है ये अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये देखिए CaO, ये क्या है? कॉपर क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके इधर क्यूप्रस क्लोराइड बना लिया और जल बना लिया। ठीक, तो देखिए धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। CaO MgO, ये क्या है? क्षारीय प्रकृति के। आगे बढ़ते हैं, अधात्विक ऑक्साइड की क्षार से क्रिया। तो अधात्विक ऑक्साइड और इधर क्षार क्रिया करके लवण और जल बना लेते हैं। तो CO2 CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3 और जल बना लिए। तो अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, यानी विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है जली विलयन में अम्ल और क्षारक। तो देखिए जल की उपस्थिति में जो अम्ल है वो H प्लस उत्पन्न करता है, तो ये जैसे ही H प्लस जल के साथ मिलेगा H3O प्लस बना लेता है, यानी ये जो HCl है टूट कर H3O, देखिए HCl अगर टूटता तो ये क्या बनाता? H प्लस और Cl माइनस, तो यही H प्लस अगर जल के साथ H2O के साथ मिल जाए, इसके साथ H2O के, तो H2 है एक, उधर 3O प्लस, यही बन जाएगा कि नहीं? हाँ, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। जल की उपस्थिति में क्षारक OH माइनस आयन देते हैं, यानी NaOH है तो जल की उपस्थिति में Na प्लस OH माइनस दे देगा। MgOH का होल ट्वाइस है तो Mg डबल प्लस OH माइनस दे देगा। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते,
जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसको क्षार कहते हैं, पहले बता दिया गया। यानी सभी क्षारक क्षार नहीं होते पर सभी क्षार क्षारक होते हैं। अब देखते हैं, देखिए कभी भी अम्ल में जल नहीं मिलाया जाता, लेकिन जल में अम्ल मिलाया जाता है। क्यों? तो ये इसलिए होता है, जब भी हम क्या करेंगे, अम्ल में जल मिलाएंगे तो उस समय होता क्या है, देखिए सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जाता है, यानी बाहर निकलेगा, ब्लास्ट व्लास्ट कर जाएगा, कांच टूट चटक उटक सकता है। ये इसीलिए अम्ल में जल नहीं मिलाते, जल में अम्ल मिलाते हैं, और वो भी ऐसे ऐसे हिलाते डुलाते रहेंगे, तब ऐसे मिलाते रहेंगे, ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे इसको। तो जल को अम्ल में डालने से क्या होता है, मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जाता है, स्थानीय ताप के कारण कांच भी टूट जाता है। आगे की तरफ देखिए हम क्या क्या देखें, जल अम्ल की अपक्रिया किससे देखें, धातु के साथ लवण और हाइड्रोजन बनाया, धात्विक ऑक्साइड के साथ लवण और जल बनाया, और इधर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ देखें लवण CO2 जल बनाया, और इधर क्षारक के साथ देखें लवण और जल बनाया, धातु कार्बोनेट के साथ लवण CO2 और जल बनाया। अब यही सेम सेम इधर देख लेते हैं क्षारक की, तो क्षारक धातु के साथ लवण हाइड्रोजन बनाया और अधात्विक ऑक्साइड के साथ लवण और जल बनाया। बाइकार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं, कार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं, अम्ल के साथ लवण और जल बनाया। यही देखे हैं हम, बताओ कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, देखिए किसी विलयन में उपस्थित एच मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था, जिसे कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं, पीएच स्केल। कौन दिया था, तो पीएच स्केल दिए थे, पीएच दिए थे सोरेनसन। पीएच की खोज कौन किए थे, सोरेनसन, याद रखिएगा नाम। इसमें पीएच में पी क्या होता है, पोटेंज, पोटेंज यानी पावर, आप समझ लीजिए, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच। ये कहां से आ गया भाई, चलिए हो गया। अगर पीएच 7 है किसी भी विलयन का तो विलयन उदासीन रहेगा, पीएच 7 से कम है तो विलयन अम्लीय रहेगा, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय रहेगा। तो यहाँ जो पीएच स्केल है 0 से 14 तक होता है, अभी वही आपको दिखा दिया जाता है। तो ये देखिए, देखिए दुर्बल अम्ल से प्रबल अम्ल की तरफ जाएंगे तो H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, और क्षार में देखेंगे तो दुर्बल क्षार से प्रबल क्षार की ओर जाएंगे तो OH- आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। अगर 0 है, देखिए 0 है, अगर 7 है किसी विलयन का पीएच तो क्या है, उदासीन, 14 है तो क्षार है, 0 है या फिर 7, देखिए 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय रहेगा। जैसे ही 7 से उधर जाएंगे तो H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी, 7 से इधर आएंगे तो H+ आयनों की सांद्रता में कमी होगी, यानी उधर जाने पे अम्लता बढ़ेगी, इधर जाने पे क्षारकता बढ़ती है। चलिए, दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, जब ऑप्शनल करवाऊंगा तब आपसे मिलूंगा मैं। देखिए पहला क्या होता है, पौधे और जंतु, पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठंडी में आप लोग, ठंडी गर्मी में पीएच चेंज होता रहता है, तो तबीयत तबीयत पे असर पड़ता है कि नहीं। यहाँ जो हमारा शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच के बीच में एकदम ठीक ठाक काम करता है, अगर पीएच इससे कम हुआ तो गड़बड़ाने लगता है। देखिए जो वर्षा का जल होता है, अम्लीय वर्षा, उसका पीएच कितना हो जाता है, तो 5.6 से कम हो जाता है। देखिए एक होता है अम्लीय वर्षा, क्या, अम्लीय वर्षा, ये कब होता है, तो 5.6 से कम पीएच पर। और एक होता है दंत क्षरण, दंत क्षरण या दंत क्षय, एक दंत क्षय लिख देता हूं, दांत तुम्हारा कीड़ा उड़ा खाने लगेंगे, तो ये 5.5 से कम पर होता है, ये याद रखिएगा वैल्यू। ठीक आगे होगा, चलिए देखते हैं। दूसरा देखते हैं मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, तो ये आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। पाचन तंत्र में पीएच, ये देखिए हमारा उधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटा एसिड का यूज करते हैं। मिल्क, इनो काम शुरू करे 6 सेकेंड में, पियो और पता नहीं क्या हो जाओ, तो उसमें क्षार रहता है। एंटा एसिड मतलब क्षार, तो जैसे ही क्षार मिलाएंगे तो ये अम्ल और क्षार मिलके
लवण बन जाएगा, यानी आप तबीयत आपकी ठीक हो जाएगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH, MgOH का होल ट्वाइस यही रहेगा। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं दंत क्षरण। तो दंत क्षरण यानी जैसे ही मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो दांत का क्षरण मतलब स्टार्ट हो जाता है। दांत की जो ऊपर वाली परत रहती है, देखिए इस तरह से आपका जो दांत है, इसमें जो ये ऊपर वाली परत है इसको कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। इसी का क्षरण स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग आराम से ये पढ़ लीजिए। इसको दूर करने के लिए क्षारकीय मंजन यूज करते हैं। दंत कांति क्षारकीय यूज कीजिए, सही हो जाएगा। जंतु और पौधे, ये देखिए मधुमक्खी काट ले या फिर एक ललकी चूटी काट ले तो वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ देती है। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल। इसी का घर वाला नाम है फार्मिक अम्ल। कौन सा नाम है? फार्मिक अम्ल। ये छोड़ देती है, इसलिए जलन महसूस होता है। तो साबुन वबुन से क्षार उसमें है साबुन में, उससे धुल लीजिए खूब बढ़िया से, सही हो जाएगा जलन। तो यहाँ पर वही बताया गया है। एक पौधा होता है नेटल, उसका डंक, उसमें भी मेथेनोइक अम्ल रहता है। तो इन सबको ठीक करने के लिए क्या करना है आपको? साबुन बेकिंग सोडा से धो लेना है। देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे तो आराम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए लवण का पीएच। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है तो विलयन उदासीन रहेगा, पीएच 7 रहेगा। प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है तो पीएच अम्ली होगा, यानी मतलब विलयन अम्ली होगा, यानी पीएच 7 से कम होगा। और तो प्रबल क्षारक है, देखिए यहाँ जो प्रबल रहेगा पीएच वही रहेगा। तो प्रबल अम्ल है यानी अम्ल बरियार है। अम्ल बरियार है तो जो पीएच है 7 से कम होगा, तभी तो अम्ली होगा। प्रबल क्षार है यानी प्रबल मजबूत क्षार है तो क्षार का पीएच 7 से ज्यादा होता है। तो ये देखिए पीएच 7 से ज्यादा होगा, क्षार की लवण रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम देख लेते हैं साधारण नमक से कुछ रसायन प्राप्त होते हैं। जैसे में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला है NaOH। फार्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है, अणु सूत्र कह देगा, बताइए। विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का CaOCl2। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी इसी को कहते हैं, NaHCO3। धावन सोडा या धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, POP तो इसका क्या होता है? CaSO4 का होल, CaSO4 इंटू हाफ H2O। एक एक को पढ़ते हैं बढ़िया से। तो पहला पहला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बनता कैसे है? सोडियम क्लोराइड और जल यानी नमक का जली विलयन से क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट जरा, चलिए कहा भाई, खुल के बात। चलिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जैसे ही हम NaCl का जली विलयन यूज करके क्या बनाएंगे? NaOH। तो यहाँ एनोड पर क्या बनता है? क्लोरीन गैस। कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन गैस। और वहीं एक कैथोड के पास रहता है नली, वहां बनता है NaOH। अच्छा इसमें उपयोग क्या होता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं मतलब ईंधन के रूप में। क्लोरीन का उपयोग करते हैं जल की स्वच्छता के लिए, PVC बनाने में, CFC बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में। HCl इस्पात की सफाई करने के लिए, स्टील का सफाई करने के लिए। औषधि में इसका यूज करते हैं। NaOH तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए यूज करते हैं, साबुन बनाने में यूज करते हैं, कागज बनाने में यूज करते हैं। देखिए यहाँ जो NaOH है Cl2 से क्रिया करते हैं तो विरंजक चूर्ण बन जाता है, और इसका उपयोग घरेलू मतलब साफ सफाई में करेंगे। और ब्लीचिंग पाउडर उसका यूज पानी वानी साफ करने में किया जाता है, वस्त्र विरंजन के लिए किया जाता है। ये NaOH था। आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका जो फार्मूला है वो होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो शुष्क बुझे चूने
और क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूड़ बनता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस, इसकी क्रिया क्लोरीन से कलायन बन गया विरंजक चूड़ और जल। अच्छा, विरंजक चूड़ का यूज पूछ लिया जाता है, विरंजक चूड़ का फार्मूला क्या होगा, इसका यूज कैसे होता है, कहाँ करते हैं, तो वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन में करते हैं, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन में करते हैं, रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में इसका यूज करते हैं, पीने के पानी में से जीवाणु को मारने के लिए इसका यूज करते हैं रोगाणु नाशक के रूप में। तो तालाब वालाब कुआं उआ का पानी साफ करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। अगला हम देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो ये सूत्र होता है NaHCO3। इसी को मीठा सोडा भी कहते हैं। क्या, मीठा सोडा, क्यों, क्योंकि ये खाया जाता है। ठीक है, तो बनता कैसे है, तो जैसे ही NaCl, H2O, CO3 और NH3 का आपस में क्रिया करा देंगे तो बनता है NH4 सोडियम मतलब अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा इसी का नाम है, ये बन जाता है। अच्छा, ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। ये क्या है, प्रकृति में क्षारकीय होता है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है, यानी CO2 बाहर निकलता है, तो इसके कारण जो रोटी वोटी होता है वो स्पंजी टाइप का रहता है, मुलायम सॉफ्ट रहता है। इसका यूज देखेंगे तो इसका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी बेकिंग सोडा टार्टरी कम मिला देंगे बेकिंग पाउडर बन जाता है। और तो इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 जो है उसके कारण पावरोटी केक में खमीर उठ जाता है और ये थोड़ा मुलायम बन जाता है। एंटा एसिड के रूप में इसी को यूज करते हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा एंटा एसिड के रूप में किसे यूज करते हैं, तो बेकिंग सोडा आप याद रखिएगा। क्या, बेकिंग सोडा। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमक, अच्छा अग्निशमक यंत्र में भी, तो एंटा एसिड के रूप में और अग्निशमक यंत्र के रूप में, ये दो याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का जीवाणु मारने के लिए यानी पानी साफ करने में, खरी पोखरा का। अगला धावन सोडा, इसी को कहते हैं धोने का सोडा और इसी का नाम है धावन सोडा। अंग्रेजी में कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम है। बनता कैसे, तो जैसे ही सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल के 10 अणु के साथ कराते हैं तो बन जाता है ये Na2CO3 इंटू 10H2, ये इंटू है। अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं, कांच साबुन कागज उद्योग में करते हैं, बोरेक्स के उत्पादन में करते हैं। आपको याद रखना है घरों की साफ सफाई में इसका यूज करते हैं, कहाँ, घरों की साफ सफाई और जल की कठोरता को दूर करने के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कहाँ, जल की कठोरता को दूर करने में, ठीक, इसी का उपयोग। तो जल से जीवाणु मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, कठोरता दूर करने के लिए धावन सोडा, मीठा सोडा किसको कहते हैं, बेकिंग सोडा को। आगे बढ़ता हूं, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP कहते हैं। सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे बनता है, तो जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी या कह लो अर्धहाइड्रेट POP बना लेता है। तो ये सफेद चूरन है देखो, यह सफेद चूरन है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बन जाता है। तो ये देखिए CaSO4 पहले क्या रहता है, CaSO4 प्लस CaSO4 इंटू 2H2O इंटू आ जाओ भाई, CaSO4 इंटू 2H2O है, तो ये क्या बना लेता है CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस में 2/3 3/2 H2O ये बना लेता है। तो यही तो है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये बाद में फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। तो उपयोग कहाँ है इसका उपयोग, तो इसका उपयोग करते हैं डॉक्टर हड्डी उड्डी प्लास्टर बांधने में। देखो प्लास्टर यानी प्लास्टर, हाथ पैर तोड़ टूट गया, प्लास्टर बांधने में इसका यूज किया जाएगा। मूर्ति बनाने में इसका यूज किया जाता है, खिलौना उलौना बनाने में इसका यूज किया जाता है सजावट के सामान में, और सतह को चिकना बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है, जल का क्रिस्टलन। जल का क्रिस्टलन यानी लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या
वो जल का क्रिस्टलन को जल मतलब जल का क्रिस्टलन जो भी है वो कहते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ CaSO4 इंटू 5H2O है, तो इसमें क्रिस्टलन के कितने जल हैं? 5। देखो यहाँ है ना 5H2O, तो इसमें क्या है? 10H2O। कितना है? 10H2O। इसमें 2H2O। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा जल का क्रिस्टलन मतलब क्रिस्टलन के जल किसमें है? देखो ये है धावन सोडा में, Na2CO3। तो कमेंट करके जरा बताना CaOCl2 किसका सूत्र है? कमेंट करके जरा बताओ, देखूं मैं कितने लोग बताते हो। ठीक, चलो आगे देखता हूँ। ओहो, आगे तो खत्म हो गया। तो आप लोग PDF चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जिस चैप्टर को आप चाहते हैं कि इस चैप्टर पे वीडियो बना दिया जाए, कमेंट करके बताइए, उस चैप्टर पे वीडियो बना दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।